हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉज बाय एसएस। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी शॉर्ट में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्ट। द लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ branch of civil law that deals with wrongful acts or omissions that cause harm or injury to other person, property or rights. Here are the key aspects of the law of tort. So definition: tort is a defined as a civil wrong for which the remedy is a common law action or damages. तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? टॉर्ट ऐसी चीज़ है कि अगर कोई सिविल लॉ के हिसाब से कोई आपके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है जिसकी वजह से आपको कोई हार्म या इंजरी होती है या आपकी प्रॉपर्टी या आपकी राइट्स पे कोई हार्म होता है, तो तब ये लॉ ऑफ टॉर्ट लागू पड़ता है। ये सिर्फ सिविल के बारे में है, क्रिमिनल नहीं। तो सिविल में जो इस तरह का रॉन्गफुल एक्ट होता है दैट इज़ ओनली कवर इन दिस लॉ ऑफ टॉर्ट। So first we'll see the essential of a tort. तो फर्स्ट व्हाट आर द एसेंशियल्स और एलिमेंट्स? तो क्या क्या एलिमेंट अगर है देन ओनली इट विल कॉल्ड एज अ टॉर्ट। फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन दैट कॉज हार्म और इंजरी टू द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को कोई हार्म या इंजरी करने वाला कोई एक्ट परफॉर्म हुआ है तभी उसको हम टॉर्ट में गिन सकते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर: The defendant must own a duty of care to the plaintiff. This means that the defendant had a responsibility to act in a way that would not cause harm to the plaintiff. यानी कोई भी डिफेंडेंट है वो जो भी एक्ट कर रहा है उसकी वजह से प्लेंटिफ को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह ड्यूटी है डिफेंडेंट की। Third is a breach of duty. The defendant must have breached their duty of care. This means that the defendant failed to act in a way that would have prevented harm to the plaintiff. यानी breach of duty मतलब आपकी ड्यूटी में से अगर आप चूक गए हो, you breach this the duty जिसकी वजह से plaintiff को कोई नुकसान या हार्म हो रहा है। फोर्थ है caution. The breach of duty must have caused harm or injury to the plaintiff. This means that the defendant's action or omission must have been the direct cause of the plaintiff's harm or injury. यानी जो भी डिफेंडेंट ने कॉजेशन किया है वो कुछ हार्मफुल होना चाहिए या इंजरी होनी चाहिए प्लेंटिफ को। अगर ये एक्ट नहीं होता है देन इट इज़ नॉट अ टॉर्ट। अगर ये होता है देन ओनली इट इज़ कॉल्ड अ टॉर्ट। रिमोटेशन ऑफ डैमेज: द हार्म और इंजरी मस्ट नॉट बी टू remote from the breach of duty. This means that harm or injury must have been a forcible consequence to the defendant's action or omission. यानी डिफेंडेंट के एक्शन या ओमिशन का ही पार्ट ये होना चाहिए। Damages: the plaintiff must have suffered damages as a result of the defendant's breach of duty. This cause include physical harm, emotional distresses, financial loss or damage to the property. यानी जो भी एक्ट हुआ है डिफेंडेंट से वो एक्ट में प्लेंटिफ को कोई ना कोई नुकसान हुआ जाना चाहिए, डैमेजेस होना ज़रूरी है। फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है और प्रॉपर्टी का हो सकता है। एनी डैमेजेस इट इज़ कवर अंडर द टॉर्ट एक्ट। तो अभी एसेंशियल हमने देख लिए। नाउ विल सी द टाइप ऑफ टॉर्ट्स। तो क्या क्या है उसके टाइप है? इंटेंशनल टॉर्ट: टॉर्ट दैट आर कमिटेड इंटेंशनली सच एज असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यानी कोई इंटेंशनली किया गया है दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनल टॉर्ट। जैसे बताया असॉल्ट है, असॉल्ट हुआ है या फिर कोई बैटरी हुई है या फिर आपका इम्प्रिजनमेंट हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, दैट इज़ कवर्ड अंडर द टॉर्ट। सेकेंड इज निग्लिजेंट टॉर्ट: टॉर्ट दैट आर कमिटेड ड्यू टू निग्लिजेंसी सच एज केयरलेस ड्राइविंग और मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। तो निग्लिजेंस की वजह से अगर कोई एक्ट हुआ है, जैसे कि ड्राइविंग कर रहा है कोई पर्सन और ड्यूरिंग ड्राइविंग ही हैज़ हार्म यू विदाउट बट इट इज़ नॉट इंटेंशनल, और डॉक्टर आपको कोई दवाई दे रहा है उसकी जैसे आपको कोई हार्म पहुंचा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ निग्लिजेंट टॉर्ट। मतलब डॉक्टर ने निग्लिजेंसी किया, उसको मालूम है कि आपको कोई भी मेडिसिन से, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी है बट ही मिस दैट थिंग एंड ही प्रिस्क्राइब यू द मेडिसिन एंड ड्यू टू दैट मेडिसिन यू गॉट द इंजरी, सो इट इज़ कवर अंडर द निग्लिजेंट टॉर्ट। Now strict liability torts: torts that impose liability without fault such as product liability or environmental torts। यानी ऐसी liability torts क्या, यानी आप impose liability without fault यानी कोई fault नहीं है बट जिसकी वजह से
बहुत मेजर नुकसान हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, दैट इज़ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नाउ डिफरेंसेस टू द टॉर्ट, कौन कौन सा करता है। कंसर्न, द प्लेंटिफ में हैव कंसर्न टू द हार्म और इंजरी, यानी प्लेंटिफ का कंसर्न होना चाहिए हार्म और इंजरी के लिए। सेल्फ डिफेंस, द डिफेंडेंट में हैव एक्ट इन सेल्फ डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और अदर फ्रॉम हार्म, यानी उसको खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा होना चाहिए। नेसेसिटी, द डिफेंडेंट में हैव एक्ट आउट ऑफ नेसेसिटी टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म और इंजरी to themselves or others. Fourth is contributory negligence. The plaintiff may have contributed to their own harm or injury through their own negligence, यानी उन्होंने खुद की negligence से ही खुद को कोई नुकसान किया होना चाहिए। Assumption of risk. The plaintiff may have assumes the risks or harm or injury by engaging in particular activity, यानी कोई एक्टिविटी में plaintiff engage हुआ है and he presumes that harm or injury. Statute of limitation, the plaintiff may have waited too long to file their claim and the statute of limitations may have expired. Seventh है illegality, the plaintiff claim may be bad if they were engaged in a legal activity at the time of the harm or injury. तो डिफेंडेंट कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है तो इट इज़ बैंड, तो इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस टॉर्ट। मिस्टेक, डिफेंडेंट में हैव मेड एन ऑनेस्ट मिस्टेक दैट लीड टू अ हार्म और इंजरी, अगर कोई मिस्टेक ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऑनेस्ट मिस्टेक है, ही डोंट नो दैट थिंग, और उसकी वजह से अगर कोई इंजरी है तो यू कैन गो फॉर द डिफेंस। नाउ टाइप ऑफ डिफेंसेस, कौन कौन से टाइप है। जस्टिफिकेटरी डिफेंसेस, डिफेंसेस दैट जस्टिफाई द डिफेंडेंट्स एक्शन सच एज सेल्फ डिफेंस और नेसेसिटी, कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिससे की वजह से सामने वाले को भले नुकसान मिला है बट यू कैन अगर आप उसको डिफेंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट योर एक्शन, वो आपने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए या वो नेसेसरी ही था, वो नहीं करते तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, देन इट इज़ यू कैन डिफेंड दैट। सेकेंड है एक्सक्यूज डिफेंसेस, डिफेंसेस दैट एक्सक्यूज द डिफेंडेंट्स एक्शन सच एज मिस्टेक और ड्रोस, तो अगर आपका कोई मिस्टेक है जिसको आप एक्सक्यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कवर अंडर दिस टाइप। एक्सक्लूपेटरी डिफेंसेस, डिफेंसेस दैट शिफ्ट द ब्लेम टू द प्लेंटिफ सच एज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और एजम्पशन ऑफ रिस्क, तो अगर जो ब्लेम है वो प्लेंटिफ पे ही शिफ्ट हो जाता है कोई उसकी नेग्लिजेंस या एजम्पशन की वजह से, तो इसमें आप डिफेंसेस आपको मिल सकता है। नाउ रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं टू फॉर द टॉर्ट, तो मॉनेटरी रेमेडीज, तो उसमें क्या आएगा, पहला डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ द हार्म और इंजरी सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ से जो भी सफ़र हुए हैं इंजरी तो उसको पैसे आप क्लेम कर सकते हो। कंपनसेटरी डैमेजेस, डैमेजेस अवॉर्डेड टू द कंपनसेट द प्लेंटिफ्स एक्चुअल लॉस सफ़र, यानी जो भी आप एक्चुअल लॉस सफ़र हुआ है उस पर आपको कंपनसेट हो सकता है। प्यूनिटेटिव डैमेजेस, डैमेजेस अवॉर्ड टू पनिश द डिफेंडेंट ऑफ फॉर देयर रॉन्गफुल एक्शन, वो भी रॉन्गफुल एक्सपेंशन किया है उसकी वजह से अगर उसको कोई पनिशमेंट मिलता है तो दैट इज कम अंडर दिस। नॉर्मल डैमेजेस, डैमेजेस अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैड सफर्ड नो एक्चुअल लॉस बट द डिफेंडेंट्स एक्शन वेर स्टिल रॉन्गफुल, तो नॉमिनल डैमेजेस का मिलता है कि किसी ने जो एक्ट किया है उससे सामने वाले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है बट दैट एक्ट इज़ अ रॉन्गफुल। फिर है नॉन मैंडेटरी रेमेडीज, तो उसमें है इंजंक्शन, अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायर्ड द डिफेंडेंट टू स्टॉप एंगेजिंग इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो कोर्ट एक इंजेक्शन के द्वारा नोटिस दे सकती है कि जो भी एक्टिविटी है आप उसको तुरंत ही स्टॉप कर दो। स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन, अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायर्ड द डिफेंडेंट टू रिस्टोर द प्लेंटिफ टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी आपकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने का भी कह सकती है। डिक्लेरेटरी रिलीफ, द कोर्ट डिक्लेरेशन दैट द डिफेंडेंट्स एक्शन वेर रॉन्गफुल, तो कोर्ट ये डिक्लेयर भी कर सकती है कि जो भी एक्शन है वो रॉन्गफुल है। नेक्स्ट है इक्विबल रेमेडीज, रिसेशंस, द कोर्ट ऑर्डर कैंसिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैंसिल का ऑर्डर दे सकती है। रेक्टिफिकेशन, द कोर्ट ऑर्डर करेक्टिंग अ मिस्टेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कोई अगर मिस्टेक है तो उसका करेक्शन का ऑर्डर दे सकती है। और अदर रेमेडीज में है एपोलॉजी, डिफेंडेंट में बी रिक्वायर्ड टू एपोलोजाइज देयर रॉन्गफुल एक्ट, अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो एपोलाइज कर सकते हैं। रिस्टोरेटिव
justice, a process that brings together the plaintiff, defendant and community to repair harm caused by the defendant's action. डिफेंडेंट के एक्शन से जो भी कॉज हुआ है, जो भी हार्म हुआ है, तो ये मिलके उसको सुधार सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड. इंपॉर्टेंट केसेस हम देखते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट केस हैं. डोनाग्यू वर्सेस स्टीवनसन, एस्टैब्लिश इन द ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ निग्लिजेंस केस, निग्लिजेंसी में इसको गया है. फिर रोलैंड एंड फैचर्स जो 1868 में होता है, इट इज एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को बताता है. थर्ड इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोवाइड रेमेडीज फॉर द कंज्यूमर हु सफ़र हार्म और इंजरी ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विस. तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विस की वजह से जो भी कस्टमर को नुकसान होता है उसके लिए जो केस या इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ देखेंगे केसेस. तो अब ये हम एक सेंटेंस देखते हैं. द लॉ ऑफ टॉर्ट प्रोवाइड द framework ऑफ इंडिविजुअल टू सीक कंपनसेशन ऑफ हार्म और इंजरी कॉज बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अदर. तो कोई भी पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन की वजह से जो भी हार्म हुआ है उसके लिए जो भी रेमेडीज इंडिविजुअल को मिलता है, इट इज़ कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टॉर्ट में और भी आगे फुल डेफिनेशन और इसके विधि बहुत ज़्यादा उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम अगली वीडियो में ज़रूर आगे आएंगे. और जो भी उसके एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने आपको 3 केस बताए, वो केस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.